हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे रेक्टल डिस्फंक्शन के बारे में। 2 पार्ट का सीरीज है। पहला वीडियो बना रहे हैं रेक्टल डिस्फंक्शन के बारे में, बेसिक क्वेश्चंस की क्या होता है, क्यों होता है, किसको होता है, ऐसे क्वेश्चंस लेंगे साथ। और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 उसका लोड होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पर वो कुछ दिनों बाद लोड होगा। उसमें हम बात करेंगे रेक्टल डिस्फंक्शन के इलाज के बारे में, क्या क्या इलाजेस अवेलेबल है, नए इलाज, पुराने इलाज, सर्जिकल इलाज। तो अगर आपको रेक्टल डिस्फंक्शन है, आपके लिंग में प्रॉब्लम है, तो ये दोनों वीडियो पार्ट्स ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है रेक्टल डिस्फंक्शन बेसिक्स, और इसमें हम बात करेंगे रेक्टल डिस्फंक्शन के बारे में 7 क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चंस मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो हर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं। पर अगर आप इस 7 क्वेश्चन देखना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। एरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है और इससे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? आइए जानते हैं डॉक्टर गुप्ता की राय। तो क्वेश्चन है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या स्तंभन दोष क्या होता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से एक मरीज की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को मोटा मोटा समझे तो पेनिस खड़ा नहीं हो रहा। खड़ा मतलब नॉर्मल अवस्था में पेनिस में ब्लड आता है, पेनिस पूरा टाइट होता है, टाइट होके टाइट रहता है जब तक कि डिस्चार्ज ना हो जाए, ऑर्गेज्म ना हो जाए। पर अगर पेनिस खड़ा नहीं हो रहा है या खड़ा नहीं रह रहा है, खड़ा हो रहा है पर सॉफ्ट है, खड़ा हो रहा है और योनि में जाने लायक हार्ड नहीं है, या सेक्स करते करते ढीला हो रहा है, इन सब कंडीशंस को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से एक मरीज की ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। इरेक्शन लिंग खड़ा होना उतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाना, उतना ही ज़रूरी है जितना पॉटी जाना, उतना ही ज़रूरी है जितना मूत्र त्याग करना। तो अगर आपका लिंग नहीं खड़ा हो रहा है, आपका लिंग सेक्स के लिए ठीक नहीं है, तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। पहली बात तो आप मर्दानापन खत्म हो जाएगा, आप में मर्दों वाली जो एक फीलिंग है खत्म हो जाएगी। आप अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाएंगे, आप सेक्स नहीं कर पाएंगे, आप बच्चे नहीं कर पाएंगे, आप अपने जो एक आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है सेक्स, आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो किसी भी उम्र में नहीं होना चाहिए। आइडियली अगर आदमी हेल्दी है, फिट है, उसके हार्मोन ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो मरने तक 90 साल की उम्र तक भी अच्छा सेक्स एंजॉय कर सकता है। तो अगर आपके मन में कहीं पर भी डाउट है ना कि सेक्स तो सिर्फ 25-30 साल तक होता है, उसके बाद नहीं होता है, तो आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होना चाहिए, और है तो उसका प्रॉपर इलाज ज़रूरी है। एरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के क्या कारण हैं? तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्तंभन दोष या लिंग खड़ा नहीं हो रहा है और आप जानना चाह रहे हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। भाई अभी तक तो होता था, अब नहीं हो रहा है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कई कॉजेज है। जो मोटे मोटे कॉजेज है, सबसे पहला कॉज है वैस्कुलोजेनिक। वैस्कुलोजेनिक मतलब आर्टेरियोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब कि जो पेनिस के अंदर मेन आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं पिनाइल आर्टरी। पिनाइल आर्टरी जैसे हार्ट की आर्टरी है, ब्रेन की आर्टरी है, हर बॉडी में एक ब्लड वेसल है, ऐसे 2 आर्टरीज होती है जो ब्लड को पेनिस में लेके आती है। अगर इस आर्टरी में प्रॉब्लम हो जाए, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब इस आर्टरी में प्लाक बन जाए, इस आर्टरी में गांठ बन जाए, इस आर्टरी में खराबी आ जाए, तो भी लिंग खड़ा नहीं होगा। सेकंड है विनोजेनिक। विनोजेनिक मतलब कि पेनिस में ब्लड तो आ गया, पर नॉर्मली पेनिस में ब्लड आने के बाद कुछ समय तक ठहरता है। क्यों? क्योंकि जो पेनिस की वेन्स है वो स्पेशल होती है। खड़ा होने के बाद पेनिस की वेन्स बंद हो जाती है और ब्लड सप्लाई पेनिस में रहता है जब तक कि पूरा डिस्चार्ज ना हो जाए। अगर ये वेन्स के वॉल्व्स खराब हो जाए और ये वेन्स लीक होना शुरू हो जाए, तो पेनिस में ब्लड रुकता नहीं है और चले जाता है। इसको बोलते हैं विनोजेनिक ईडी। तीसरा होता है न्यूरोजेनिक ईडी। न्यूरोजेनिक ईडी मतलब कि आपकी जो नसें हैं, नर्व्स है, वो खराब हो गए। कैसे? आपके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, आपको डायबिटीज हो गया, पैरालिसिस हो गया है, आपको न्यूरल प्रॉब्लम्स है, आपके अंदर विटामिन पूरे नहीं है, या आपने ज़्यादा हस्तमैथुन कर लिया है। तो न्यूरोजेनिक ईडी में क्या होता है कि आपको सेंसेशन नहीं आती है, पेनिस को फीलिंग नहीं आती है। पेनिस जैसे रबड़ है, डेड है, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है। नॉर्मली इरेक्शन होने के लिए पेनिस में सेंसेशन, टच, फीलिंग आना ज़रूरी है, पर अगर ये फीलिंग्स नहीं आ रही है तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। चौथा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो आज के दिन कॉमन है वो है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक मतलब दिमागी रूप से मरीज परेशान हो गया है, स्ट्रेस है, क्रॉनिक सिटिंग है, बीवी की चूचू है, बॉस की चूचू है, काम नहीं कर पा रहे हैं, पूरे दिन बिजी रहते हैं, कोर्टिसोल लेवल हाई रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो चुका है। इस कारण से भी लिंग खड़ा होना बंद हो जाता है। 5वां है हमारे वो लड़के जो लगातार हस्तमैथुन कर रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, जो लगातार पेनिस को हिलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके अंदर ये चारों कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। उनका लिंग भी खराब होता है, आर्टरीज खराब होती है, सेंसेस खराब होती है, वेन्स खराब होती है, और दिमागी रूप से तो परेशान है ही। फिर एक ईडी होता है हार्मोनल ईडी, या
इसमें हार्मोन्स की कमी है, थायराइड हार्मोन की, इंसुलिन हार्मोन की, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, एस्ट्रोजन हार्मोन की, प्रोलैक्टिन हार्मोन की, कॉर्टिसोल हार्मोन की। तो हार्मोनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ट्रू है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स नहीं है तो फ्यूल ही नहीं है पेनिस को खड़ा करने के लिए। ये 5 के अलावा एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है ट्रॉमेटिक, ट्रॉमा, चोट, गाड़ी से चोट, साइकिल से चोट, बॉल से चोट या कोई एक्सीडेंट में चोट, और उस कारण से भी लिंग खराब हो सकता है। तो ये तो हो गए 6 कॉजेज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस उम्र में होता है? तो पहले के ज़माने में कहते थे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो बुढ़ापे में होता है, 50-55 साल के बाद होता है। क्यों? क्योंकि आदमी हेल्दी था, लाइफस्टाइल हेल्दी थी, डाइट हेल्दी थी, खान पान हेल्दी था, एक्सरसाइज करते थे, जिम जाते थे, स्ट्रेस नहीं था, नींद पूरी मिलती थी और मास्टरबेशन की हैबिट नहीं थी समाज में। आज के दिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हर एज ग्रुप में मिल रहा है। हमारे पास 17 साल के लड़कों से लेकर 98 साल के बूढ़ों तक आते हैं इस प्रॉब्लम को लेके। तो ये कहना कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसी एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है, ऐसा खत्म हो गया। आज के दिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हर एज ग्रुप में, हर व्यक्ति में मिल रहा है, चाहे कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में। पर हाँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वैसे नेचुरली उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। कुछ एज ग्रुप्स, कुछ रिस्क फैक्टर्स, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ईडी ज़्यादा है। कौन है वो? स्मोकर्स, शराब पीने वाले, हंस मैथुन करने वाले, एक्सरसाइज ना करने वाले, कॉन्स्टेंटली बैठे रहने वाले, स्ट्रेस वाले, बूढ़े वाले, डायबिटीज़ वाले, और जिन लोगों को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई है। तो ये वो ग्रुप है जिनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी लोग। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस हैं? तो कुछ मिसकंसेप्शन ईडी के बारे में है। जैसे एक कॉमन मिसकंसेप्शन ईडी के बारे में है कि मुझे ईडी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं पीता, मैं तो स्मोकिंग नहीं करता, मैं तो अल्कोहल नहीं लेता, मैंने तो कभी किसी और की लुगाई छेड़ी नहीं, मैंने तो कभी कहीं दुकान पे नहीं गया, मैंने कभी सेक्स नहीं किया, प्रोस्टिट्यूशन नहीं करी। ऐसा कुछ नहीं है। ईडी किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है। ये भी एक बीमारी है और इसको बीमारी की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है। आप सोचते रहोगे कि मैं ईडी से इम्यून हूँ, मुझे ईडी हो नहीं सकता, तो आप गलत हो। हेल्दी में भी ईडी होता है, अनहेल्दी में भी ईडी होता है, मोटे में भी होता है, पतले में भी होता है। बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं तो पतला हूँ, मोटा है। मोटे ज़्यादा सेक्स कर रहे हैं, पतले कम सेक्स कर रहे हैं। तो ईडी है तो कॉज ढूंढने की, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप, हो सकता है कि लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी हो, पर हेल्दी लाइफस्टाइल में ईडी हो सकता है। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि ईडी अपने आप ठीक हो जाएगा। ये एक समय की बात है। हो सकता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, इसलिए एक बार ईडी होता है और स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो ये बढ़ता जाता है। कई बार प्रॉपर इलाज ना कराया जाए तो इतना बढ़ जाता है कि ठीक ही नहीं हो पाता। और तीसरा है कि ईडी का मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन में, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। बहुत पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ईडी का इलाज तो सिर्फ आयुर्वेद में है, ईडी का इलाज तो सिर्फ होम्योपैथी में है। हाँ, ये दोनों पद्धतियाँ हैं, इनके पास इलाज है, पर आयुर्वेदिक इलाज जिसको हम बोलते हैं वज्रीकरण, ये ईडी ना हो, मतलब प्रिवेंटिवली ज़्यादा बेटर है। शिलाजीत, अश्वगंधा, ये सब दवाइयाँ खाने से आप प्रिवेंशन कर पाएंगे। पर अगर आपको ईडी है और आप ठीक होना चाहते हैं तो उसका इलाज आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न साइंटिफिक एलोपैथिक मेडिसिन में मिलेगा। जितनी भी दवाइयाँ हैं जो मार्केट में ईडी के लिए बेची जा रही है नेचुरल बता के, उन सब दवाइयों के अंदर कहीं ना कहीं पे ये हमारी दवाइयाँ स्टेरॉइड्स, सिडनाफिल, टडालाफिल कूट के डाली जाती है, जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ईडी का इलाज मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है, बिल्कुल है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है? देखो, ईडी से फिजिकल हेल्थ तो खराब हुई है। अब ये फिजिकल हेल्थ से ईडी हुआ है या ईडी से फिजिकल हेल्थ खराब हुई है, वो एक सेपरेट चैप्टर है। पर डेफिनेटली ईडी का मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जोर है। क्यों जोर है? क्योंकि इरेक्शन या सेक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी आदमी की लाइफ में अपने पार्टनर से रिलेशन बनाने का। तो अगर आपको ईडी है तो अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे हैं, वाइफ नहीं बना पा रहे हैं, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वाइफ से झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। सेकंड है, अगर ईडी है तो आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आप डरते रहेंगे। आपको फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है, आप गए रेस्टोरेंट में, पैसे दिए, खाना मिल गया, आपने भूख शांत कर ली। पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो पैसे से शांत नहीं होने वाली। सेक्स के लिए तो पैसा यूजलेस है, सेक्स तो पेनिस से ही शांत होगा, वो तो डिस्चार्ज से ही शांत होगा। और अगर पेनिस खराब है तो वो कभी शांति मिलेगी नहीं। तो एक क्रॉनिक सर्कल ऑफ स्ट्रेस, इमोशनल हर्ट, अंदर ही आदमी कुड़ना शुरू हो जाता है और फ्रस्ट्रेटेड। तो आप देखेंगे कई बार आपको लगेंगे, आप लगेगा हमारा बॉस बड़ा परेशान करता है, मेरा गुस्से में रहता है, हो सकता है कि उसको ईडी हो। तो अगर आपको मिले कोई आदमी जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ज़िंदगी से, तो प्लीज़ आप उससे ज़रूर पूछिए कि आपको ईडी तो नहीं है, और अगर ईडी है तो उसका इलाज कराइए। हो सकता है उस आदमी की फ्रस्ट्रेशन ठीक हो जाए और आपकी ज़िंदगी सुधर जाए उसकी ईडी को ठीक होने से।
क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन दूसरी बीमारियों का संकेत हो सकता है? यस, तो अगर आपका पेनिस तो संकेत है, पेनिस तो एक संकेत है कि बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको ईडी है तो हो सकता है आपके हार्मोन डिस्टर्ब्ड है, आपके हार्ट में दिक्कत है। एक स्टडी है जो कहती थी कि 30% ऑफ मैन जिनको ईडी है उनको अगले 10 साल के अंदर हार्ट अटैक आने का चांस है। क्यों? क्योंकि ईडी भी एक्चुअली ब्लड वेसल्स है। अगर ब्लड वेसल्स खराब लिंक के हुए हैं, हो सकता है आपके हार्ट के भी हो। तो इसलिए कहते हैं कि ईडी के मरीजों को हार्ट का टेस्ट, ईसीजी, इको कराना चाहिए, क्योंकि कई बार ईडी से हार्ट की दिक्कत पकड़ में आ जाती है। उसी तरह ईडी हो सकता है साइन डायबिटीज़ का, ईडी हो सकता है साइन न्यूरल प्रॉब्लम्स का, ईडी हो सकता है साइन हार्मोनल प्रॉब्लम्स का। तो जब आप ईडी का इलाज करने जाते हैं प्रॉपर जगह पे, तो वो हमेशा आपको ओवरऑल चेकअप करेंगे ताकि कोई और बीमारी हो तो वो भी पकड़ में आ सके। क्या करें अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के लक्षण लग रहे हैं? तो अगर आपका खड़ा नहीं हो रहा है या ढीलापन स्टार्ट हुआ है और ईडी अर्ली स्टेज में है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप घर में कर सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं बिना मुझे या किसी डॉक्टर को दिखाए। वो है, पहला, वजन कम करिए, खाने को ठीक करिए, नींद पूरी लीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, पेनिस की मालिश, कीगल एक्सरसाइज, डाइट के कुछ प्रिकॉशंस। हो सकता है कि इन्हीं कुछ चेंजेस से आपका ईडी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाए। स्ट्रेस है तो उसको कम करिए, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा उसको कम करिए, ऑफिस में समय कम गुजारिए, वाइफ के साथ समय ज़्यादा गुजारिए, बच्चों को टाइम दीजिए, अपने स्ट्रेस को कम करिए, खुश रहिए, हंसिए। हंसी से भी ईडी ठीक होता है। अगर आप हंसेंगे तो आपके मन में शांति मिलती है, कॉर्टिसोल लेवल कम होते हैं और प्रॉब्लम्स इंप्रूव होती है। पर ये सब करने के बावजूद अगर ईडी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर एक अच्छे क्वालिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट, ANDROLOGIST, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाइए। एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने डिग्री करके ईडी के बारे में जानकारी हासिल करी है, और उनको दिखाइए, वो आपकी ईडी को ज़रूर जांचेंगे और ठीक करेंगे। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.